नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समुद्री जलधाराओं के बारे में, ओशियन करंट के बारे में। तो जैसा कि आप इससे परिचित होंगे कि हमारा जो समुद्री जल है वह स्थिर अवस्था में नहीं पाया जाता है। समुद्री जल में प्रवाह होता है, समुद्री जल में गतियां होती हैं। वह गतियां किन्हीं वजह से हो, परंतु समुद्री जल स्थिर अवस्था में नहीं होता है। चाहे उसका कण वेव हो यानी तरंग, तरंग के कण जो समुद्री जल है उसमें गति होती है। उसके अलावा चाहे उसका कण टाइड यानी ज्वार या भाटे हो, तो ज्वार और भाटा जब आता है तो उसके परिणामस्वरूप जल जो समुद्र का जल होता है वह गतिमान अवस्था में हो जाता है। इसके अलावा इसका एक कारण होता है सुनामी। तो सुनामी के कारण भी जल है अपनी स्थिरता खो देता है, उसका अपनी स्थिरता को भंग कर देता है और सुनामी के कारण बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, सी लेवल में क्या होता है, चेंज होता है। इसी के साथ समुद्री जल में जो स्थिरता को भंग करने का एक प्रमुख कारक है उसे हम कहते हैं ओशियन करंट। तो ओशियन करंट के माध्यम से भी जल है वह प्रवाह अवस्था में, जल एक गतिमान अवस्था में आगे बढ़ता है। तो हमारे सामने जो टॉपिक है, हमारा आज का टॉपिक है वह है ओशियन करंट या समुद्री जलधाराएं। समुद्री जो महासागरीय जलधाराएं होती हैं वह क्यों उत्पन्न होती हैं, वह सबसे पहले हम यह समझेंगे कि समुद्री जो महासागरीय जलधारा क्या है। तो जैसा कि एक महाद्वीपीय क्षेत्र है और महाद्वीपीय क्षेत्र से एक नदी प्रवाहित हो रही है, तो नदी जिस महाद्वीपीय क्षेत्र से प्रवाहित होगी उसकी एक निश्चित दिशा होगी। नदी की एक निश्चित दिशा होती है, एक निश्चित वेलोसिटी होती है, एक निश्चित क्षेत्र होता है और उसी दिशा में वह नदी आगे बढ़ती जाती है। उसी प्रकार से महासागरीय क्षेत्र में जल एक निश्चित दिशा में जाता है, एक निश्चित वेलोसिटी के साथ, एक निश्चित आयतन के साथ जब वह आगे बढ़ता है तो इसे हम कहते हैं महासागरीय करंट। महासागरीय करंट प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती है, एक होती है कोल्ड करंट, एक होती है वार्म करंट। कोल्ड करंट और वार्म करंट दो प्रकार की जो करंट होती हैं। तो हम सबसे पहले हम समझने आखिर यह करंट क्यों उत्पन्न होती है, क्या कारण है करंटों के उत्पन्न होने का। तो चलिए इसको हम चित्र के माध्यम से इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से यह जो महासागरीय करंट है वह उत्पन्न होती है। मान के चलिए हमारी यह पृथ्वी है, ठीक। तो यह पृथ्वी, यह इक्वेटर वाला रीजन है, इसे 0 डिग्री, ठीक। तो इससे यह हमारा 0 डिग्री या भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। तो जो महासागरीय करंट है या तो यह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आगे बढ़ेंगी, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, तो इसे हम कहते हैं गर्म करंट, यानी जो गर्म जलधाराएं हैं या वार्म ओशियन करंट हम इसे कहते हैं। क्योंकि यह जो जलधाराएं हैं, यह जलधाराएं जो कि भूमध्य रेखा से यानी गर्म क्षेत्र से इस ध्रुव के क्षेत्र यानी पोलर के रीजन में गर्म ठंडे क्षेत्र में जा रही हैं, इसलिए ये यहाँ के क्षेत्र को या भूमध्य रेखीय जल को इस ध्रुवीय क्षेत्र में ले जाने का कार्य करती हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं गर्म जलधाराएं। इसके विपरीत इस क्षेत्र में क्या करते, इसे हम कहते हैं, यह जो जलधारा है यह ठंडे क्षेत्रों के जल को इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ला रही है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं ठंडी जलधारा, क्योंकि यह ठंडे क्षेत्रों से, यह आर्कटिक रीजन से, आर्कटिक क्षेत्र से भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जा रही है और अपने साथ में एक जो जल है, आर्कटिक क्षेत्र का जो ठंडा जल है अपने साथ में इस क्षेत्र में भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ला रही है। तो इस प्रकार से दो प्रकार की जलधाराएं होती हैं, एक ठंडी जलधाराएं होती हैं, एक गर्म जलधाराएं होती हैं। तो चलिए हम समझते हैं यह जलधाराएं उत्पन्न क्यों होती है, क्या कारण है उनकी उत्पन्न होने का। तो सबसे पहला कारण है पृथ्वी की गति, यानी पृथ्वी की रोटेशन जो गति है उसके कारण यह जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी की, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा की ओर गति करती है, पश्चिम से पूरब दिशा की ओर, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर दो प्रकार की गतियां करती है। जो पहली प्रमुख गति है उसे हम कहते हैं घूर्णन गति और दूसरी प्रमुख गति होती है उसे हम कहते हैं परिक्रमण गति। तो जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब दिशा की ओर गति करती है। तो जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा की ओर आगे बढ़ती है तो जल, जो महासागरीय जल होता है वह उसके साथ में आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसलिए यह जो समुद्री जलधाराएं हैं, समुद्री ओशन करंट है, वह उत्पन्न हो जाती है। यदि हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझना चाहें तो हम यदि बात करें तो मेरे पास यदि दो पेन है, यह जो पेन है, यह कैप वाला जो नीले का पेन है, यह मान के चलिए पृथ्वी है, यह जो पृथ्वी है और इसके यह जो ब्लैक पेन है, यह मान के चलिए जल है। तो जो पृथ्वी पर जल इस प्रकार से स्थिर है, परंतु मान के चलिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या कर रही है, पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। तो इसके परिणामस्वरूप क्या होगा, जो पृथ्वी है नीला पेन है और इस दिशा से पश्चिम से आगे पूरब की ओर आगे बढ़ जाएगा घूर्णन करते हुए। परंतु जो जल है, जल गुरुत्वाकर्षण कारण उसी स्थान पर बंधा हुआ है।
तो इस प्रकार से जल पीछे छूटता जा रहा है और जो पृथ्वी है वह आगे घूर्णन करती जा रही है। तो इसके कारण क्या होता है, जो रोटेशन के कारण जो समुद्री जो जल है वह एक निश्चित दिशा में इस दिशा में क्या कर रहा है, जो घूर्णन है इस दिशा में हो रहा है, इसलिए जो यह जो जलधारा है वह उत्पन्न हो रही है। ठीक, इसका दूसरा कारण है हवाएं। हवाएं प्रमुख रूप से सबसे प्रमुख कारण है। यदि आपसे पूछा जाए कि जो ओशियन करंट है, जो समुद्री जलधारा हैं, उनके उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है, तो जो दूसरा प्रमुख कारण या सबसे प्रमुख कारण कहते उसे हम कहते हैं विंड। विंड के कारण, हवाओं के प्रभाव के कारण क्या होती हैं, समुद्री जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। हवाओं के प्रभाव के कारण मान के चलिए कैसे हवा के प्रभाव के कारण यह समुद्री जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। यदि मान के चलिए यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र है, ठीक, तो इस क्षेत्र में क्या मान के चलिए इस क्षेत्र में जल भरा हुआ है। ठीक, तो जल भरा हुआ है और जब हवाएं इस महासागरीय जलीय क्षेत्र से निकलेंगी, जब आगे बढ़ेंगी, तो हवा अपने साथ में इस जलीय क्षेत्र से जब निकलती हैं तो उसके साथ घर्षण करती हैं, उसके साथ फ्रिक्शन करती हैं। और जब हवा का जल के साथ फ्रिक्शन होता है तो हवा की दिशा में जो जल है वह गति करने लगता है, एक ग्रेटर वेलोसिटी में, एक निश्चित दिशा में, हवा की दिशा में गति करने लगता है वह जल। तो इसलिए इसे हम कहते हैं जलधाराएं। ठीक, तो हवा का प्रभाव इन पर प्रमुख रूप से होता है। ठीक, इसलिए यह जलधाराएं हवा के प्रभाव के परिणाम से, विंड के प्रभाव के परिणाम से उत्पन्न होती हैं। इसका तीसरा प्रमुख कारण है वह है टेम्परेचर। ठीक, तो टेम्परेचर के मतलब टेम्परेचर के परिणाम स्वरूप भी यह जो तापमान है, तापमान में पृथ्वी पर भिन्नता पाई जाती है। हम जानते हैं पृथ्वी पर सर्वत्र क्षेत्र में एक समान तापमान नहीं पाया जाता है। और पृथ्वी क्या करती है, प्रकृति क्या करती है, अपने आप को संतुलित करने का प्रयास कर रही है। पृथ्वी अपने आप को संतुलित रखती है, एक बैलेंस स्टेट में रखती है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, मान के चलिए यह जो इक्वेटर का ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पर तापमान जो चूंकि माइनस में होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रमुख रूप से बर्फ जमी रहती है और यहाँ का जो तापमान है वह करीब भूमध्य रेखा की तापमान करीब 30 डिग्री के आसपास होता है। और यह जो क्षेत्र है यह कर्क रेखा का क्षेत्र है, यहाँ पर तापमान करीब 40 से 45 डिग्री के आसपास, यानी सर्वाधिक तापमान इस कर्क रेखा के क्षेत्र में होता है। तो जो समुद्री जलधारा है इसमें जो तापमान की भिन्नता है, यहाँ पर तापमान कुछ और है, यहाँ पर तापमान कुछ और है। तो जो समुद्री जलधारा है इस गर्म क्षेत्र के जल को इस ठंडे क्षेत्र में प्रभावित करती हैं, क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक है और यहाँ पर तापमान कम है। उसी प्रकार से इस ठंडे जल को इस गर्म क्षेत्र में प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार से तापमान में भिन्नता होने के परिणामस्वरूप यह जो समुद्री जलधारा है वह आगे बढ़ती हैं, वह उत्पन्न होती हैं। उसका एक तापमान में भिन्नता होना एक प्रमुख कारण है। ठीक, तो इस प्रकार हमने चर्चा की कि कौन कौन से प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से जो समुद्री जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा भी कई कारण हैं, परंतु उसे हम आगे देखेंगे। परंतु इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में। प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं उत्पन्न होती हैं, इस वीडियो में हम उनकी चर्चा करने वाले हैं कि प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। तो आप मानचित्र पर जो चित्र बना है उस पर प्रशांत महासागर की स्थिति को देख पा रहे होंगे, प्रशांत महासागर को संपूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। तो यह जो प्रशांत महासागर का रीजन है, यानी प्रशांत महासागर जो कि विश्व का सबसे बड़ा वाटर बॉडी है, यानी प्रशांत महासागर का जल सबसे बड़ा एरिया यदि कोई महासागर है तो प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर जो प्राचीन जो वैगनर की थ्योरी है उसमें पैंथालासा का जो बचा हुआ हिस्सा है वह प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर का जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर रूस, यहाँ पर चीन, यहाँ पर भारतीय क्षेत्र, या इंडोनेशियाई देश है, या ऑस्ट्रेलिया है, या न्यूजीलैंड है। तो इस प्रकार से प्रशांत महासागर की यह स्थिति है। इसमें कौन कौन सी जलधाराएं उत्पन्न होती हैं उसको समझना एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस जलधाराओं के सहारे ही जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां समुद्री जल में होती हैं, जो ओशियन करंट बहती हैं वह किस प्रकार से आगे बढ़ती हैं। तो मैंने इस लाल पेन से इस गर्म जलधारा को प्रभावित दिशा को दर्शाने का प्रयास किया है, और नीले पेन से मैं जो कोल्ड करंट है उसको दर्शाने का प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार से दो प्रकार की करंट होती हैं, दो प्रकार की जलधाराएं होती हैं, एक ठंडी जलधाराएं, एक गर्म जलधाराएं। जो गर्म जलधारा है वह मैं लाल पेन से इंगित करूंगा, और जो ठंडी जलधारा है उसे नीले पेन से इंगित करने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट हो जाए या क्लैरिफाई हो जाए कि कौन सी जलधारा किस प्रकार से आगे बढ़ती है। तो सबसे पहली जो जलधारा उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं नॉर्थ पैसिफिक करंट। नॉर्थ पैसिफिक करंट, ठीक। तो उत्तरी प्रशांत महासागरी जो जलधारा है वह पश्चिमी क्षेत्र से, प्रशांत महासागर के जो पूर्वी क्षेत्र है
यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी क्षेत्र यानी प्रशांत महासागर का पूर्वी क्षेत्र से उत्पन्न होती है और यह पश्चिमी क्षेत्र की ओर आगे बढ़ती है। जो नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, इसे हम कहते हैं नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, इसे कहते हैं नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। यदि हम इसको यहां पर लिखने का प्रयास करें, नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, ठीक। इसके अलावा जो दूसरी जलधारा होती है उसे हम कहते हैं साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, ठीक। तो इस प्रकार से दो जलधाराओं की हम बात कर रहे हैं। यहां पर जो पहली जलधारा है वह है, उसे हम कहते हैं नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, और दूसरी जलधारा उसी के पैरेलल आगे बढ़ती है, उसे हम कहते हैं साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। तो इस प्रकार से यह दोनों जलधाराएं इसी दिशा में यानी पूर्व दिशा से पश्चिम की दिशा की ओर आगे बढ़ रही हैं। प्रशांत महासागर पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर आगे बढ़ती हैं। तो सबसे पहले हमने इनकी दिशा को बताने का प्रयास किया। दूसरी बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि यह जो जलधारा है वह गर्म जलधारा है, क्योंकि हमने इसे को लाल रंग से प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, तो यह गर्म जलधारा है। तीसरी बात हमारे सामने आती है, यह जलधाराएं उत्पन्न क्यों हो रही हैं, यह ओशियन करंट प्रशांत महासागर में उत्पन्न क्यों हो रही हैं, यहाँ जल इस दिशा से पूरब से पश्चिम की ओर गति क्यों कर रहा है। तो उसका हमने पहले ही आपको कारण बताया था, विंड, हवा के प्रभाव के परिणामस्वरूप यह जो जल है यह पूर्वी क्षेत्र का जल है, यह पश्चिमी क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहा है। पहला प्रभाव है हवा का। तो हवा जिस दिशा से, यहाँ यह जो क्षेत्र है यह ट्रेड विंड का एरिया है, यह व्यापारिक पवनों का क्षेत्र है, ठीक। तो आपने यहाँ पर हमने बताया था कि यह जो भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखा से लगा हुआ क्षेत्र, इसे हम ट्रेड विंड वाला एरिया कहते हैं। यहाँ पर ट्रेड विंड चलती हैं, यहाँ पर जो व्यापारिक पवनें चलती हैं, और इसके ऊपरी क्षेत्र में पश्चिमी पवनें चलती हैं। तो उसको भी हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो यह जो क्षेत्र है यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र, यह प्रमुख रूप से ट्रेड विंड का एरिया है, और ट्रेड विंड उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र की ओर आगे बढ़ती है, यानी ट्रेड विंड पूर्वी क्षेत्र से पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ती है। उसी प्रकार से ट्रेड विंड के सहारे यह जो नॉर्थ और साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट है वह आगे बढ़ती है और पूर्व क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र की ओर आगे बढ़ती है। यह एक प्रकार की गर्म करंट है, और इसके उत्पन्न होने का कारण है हवाएं, यानी जो ट्रेड विंड है इसके परिणामस्वरूप यह गर्म जलधाराएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके साथ साथ पृथ्वी की रोटेशन है, पृथ्वी की जो रोटेशन गति है उसके परिणामस्वरूप भी, इसके अलावा पृथ्वी की जो गति है, पृथ्वी की जो गुणन गति है उसके परिणामस्वरूप भी यह जो जलधारा है, गर्म जलधारा है, वह उत्पन्न हो रही है। अब हम जानते हैं कि इसका प्रभाव क्या होता है इसका, क्योंकि जब इस क्षेत्र से जल इस जलधारा के सहारे, गर्म जलधारा के सहारे इस क्षेत्र का जल इस क्षेत्र में जाता है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इंडोनेशियाई आइलैंड है। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो बहुत से आइलैंड पर बसा हुआ है, बहुत से आइलैंड पर स्थित है। जब इस क्षेत्र में जल यह जाता है तो यहाँ पर जल बहुत अधिक मात्रा में संचलित हो जाता है। यहाँ पर जल का स्तर करीब 50 सेंटीमीटर के आसपास वृद्धि हो जाती है, जल का स्तर 50 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो इसके परिणामस्वरूप यहाँ पर जल का स्तर, जो जल का स्तर है, जो सी लेवल है इस क्षेत्र का, वह बहुत ही विस्तृत मात्रा में बढ़ जाता है। इसके परिणामस्वरूप जो यह महासागरीय जलधारा जो यहाँ पर जल लाई है, तो इसके परिणामस्वरूप यह जलधारा यह 4 भागों में बढ़ जाती है। यह जो गर्म करंट है ये 4 भागों में बढ़ जाती है। पहला भाग तो या तो फिर यह इस दिशा में, यानी हिंद महासागर में, जो हिंद महासागर है, जो इंडियन ओशियन है, उस दिशा में आगे बढ़ जाती है, यानी मलक्का स्टेट होते हुए यह इंडोनेशिया जो बाली सुमात्रा जो द्वीप है उससे आगे बढ़ते हुए इस क्षेत्र से आगे निकलकर इस क्षेत्र में आगे प्रवाहित होने लगती है। पहली दिशा इसकी यह बढ़ जाती है। दूसरी इसकी दिशा होती है यह उत्तरी क्षेत्र में आगे बढ़ जाती है। यह जो करंट है, यह गर्म करंट, यह उत्तरी दिशा में आगे बढ़ जाती है। और तीसरी जो इसकी दिशा होती है यह दक्षिणी क्षेत्र में आगे बढ़ जाती है। और इसके अलावा एक दिशा में और यह गति करती है, उसे जब यह करंट उत्तरी क्षेत्र में आगे बढ़ती है, उत्तरी दिशा में आगे बढ़ती है, तो इस करंट को हम कहते हैं ब्लैक करंट। जब यह करंट जो नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट है, जब यह इसका एक भाग ऊपर की ओर बढ़ जाता है तो इसे हम कहते हैं ब्लैक करंट। इसको हम यहां पर लिख देते हैं ब्लैक करंट, या फिर इसे हम क्यूरोसियो करंट के नाम से जानते हैं। क्यूरोसियो करंट के नाम से जानते हैं, ठीक। तो इसे हम ब्लैक करंट कहते हैं, या फिर इसे हम क्यूरोसियो करंट के नाम से जानते हैं। तो इसका जो एक हिस्सा, इस नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट का एक जो हिस्सा है वह आगे बढ़ जाता है, उसे हम ब्लैक
उसे हम या तो ब्लैक करंट कहते हैं या तो फिर हम उसे क्यूरोसियो करंट कहते हैं। उसका जो दक्षिणी हिस्सा है या साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट है या दक्षिणी क्षेत्र में बढ़ जाती है, उसे हम कहते हैं जो इसे हम कहते हैं ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र से प्रभावित हो रही है, इसे हम कहते हैं ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। ठीक है, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर नोट कर देते हैं, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। ठीक, तो इसे हम कहते हैं ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग से निकल रही है। ठीक, इसके साथ यहाँ पर यह जो करंट थी यह 3 भागों में बढ़ चुकी है। इसके एक और भाग होता है, यह जो यहाँ पर जल का स्तर है करीब 50 सेंटीमीटर के आसपास बढ़ जाता है, इसलिए यह जो यहाँ पर जल की अधिकता होने के कारण यह जो यहाँ का जल है विपरीत दिशा में, इसके निचले दिशा में इस दिशा की ओर गति करने लगता है, यानी जिस दिशा से जल आया है उसी दिशा में सबमर्ज होकर वापस लौट जाता है। तो यहाँ पर एक करंट उत्पन्न होती है, इसे हम कहते हैं, यह जो कि वीक करंट होती है, यह कमजोर करंट होती है, इसे हम कहते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। इसे हम कहते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जल स्तर में वृद्धि के परिणामस्वरूप जल का स्तर अथाह मात्रा में बढ़ गया था, इसलिए यह जो करंट थी वह 4 भागों में बट गई थी। पहला जो भाग था उसे हमने कहा ब्लैक करंट या क्यूरोसियो करंट, जो दक्षिणी भाग था उसे हमने कहा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, जो इसका यह एक भाग इसका हिंद महासागर में प्रवेश कर जाता है और एक भाग यह इसका वापस लौट जाता है, क्योंकि यहाँ पर जल की अधिकता हो जाती है। तो जल की अधिकता के परिणामस्वरूप यहाँ पर काउंटर, इसे हम कहते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, जो हम उत्तरी क्षेत्र में यानी प्रशांत महासागर के उत्तरी प्रशांत महासागर में कौन कौन सी महासागरीय जलधाराएं उत्पन्न होती हैं उसकी आगे हम चर्चा करते हैं। तो यह जो ब्लैक क्यूरोसियो करंट है यह गर्म करंट है, और यहाँ पर जो क्षेत्र जिस क्षेत्र से आगे निकल रही है यह दक्षिणी जो चीन सागर है, दक्षिणी चीन सागर के क्षेत्र से आगे निकलती है, और यहाँ पर एक देश है जिसे हम कहते हैं जापान। ठीक, यह जो दक्षिणी चीन सागर से निकलती है तो यह दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र को गर्मी के मौसम में भी क्या करती है, जो विंटर का मौसम होता है, जो ठंड का मौसम होता है, उसमें भी इस क्षेत्र को क्या करती है, इस क्षेत्र को गर्म रखने का करती है। यानी विंटर के मौसम में इस दक्षिणी चीन सागर को यह ब्लैक या क्यूरोसियो गर्म करंट इसको गर्म करने का कार्य करती है। इसके पश्चात यह आगे बढ़ जाती है और जापान के क्षेत्र से आगे निकल जाती है। और यहाँ जापान की आपने सुना होगा कि जापान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, जापान के क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में मैरियाना ट्रेंच है, यानी विश्व का सबसे गहरा स्थान जिसे हम कहते हैं मैरियाना ट्रेंच, वह जापान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है। तो यह जो क्यूरोसियो करंट है यह इसी क्षेत्र से होकर आगे बढ़ती है। ठीक, तो यह उसी क्षेत्र से मैरियाना ट्रेंच जिसकी गहराई करीब 11 किलोमीटर के आसपास है, तो इस क्षेत्र से यह क्यूरोसियो करंट या ब्लैक करंट आगे बढ़ जाती है। उसके पश्चात इस ऊपरी क्षेत्र से यहाँ से एक ठंडी करंट यहाँ पर आगे बढ़ती है। इस आर्कटिक क्षेत्र से, यहाँ पर आर्कटिक क्षेत्र है, आर्कटिक महासागर है, इस आर्कटिक महासागर का जो जल बहुत ही यहाँ पर फ्रोजन अवस्था में रहता है, जमी हुई अवस्था में रहता है, तो वहाँ से ठंडे क्षेत्रों से यह एक ठंडी करंट यह निचले क्षेत्रों में आती है, तो इसे हम कहते हैं ओरासियो करंट, ओरासियो करंट। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं ओरासियो, या फिर इसे हम कहते हैं क्यूराइल करंट, क्यूराइल। ठीक, तो इसे हम कहते हैं ओरासियो करंट या क्यूराइल करंट। ठीक, तो यह जो कि हमने नीले पेन से दर्शाने का प्रयास किया है, तो यह ठंडी जलधारा है और यह गर्म जलधारा है। ठीक, या इसे हम कहते हैं ओरासियो या फिर हम इसे कहते हैं क्यूराइल करंट के नाम से इसे हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्यूराइल एक द्वीपीय क्षेत्र है और उस क्यूराइल द्वीप के नाम पर इसका नाम क्यूराइल करंट के नाम से पड़ा है। और यह जो करंट है, ठंडी जलधारा है, यह आर्कटिक क्षेत्र से, ऊपरी क्षेत्र से, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र से इस गर्म क्षेत्रों में आ रही है, तो इसलिए हम कहते हैं इसे ठंडी जलधारा, क्यूराइल या ओरासियो जलधारा ठंडी जलधारा के नाम से हम जानते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्थिति यह है कि एक तरफ यहाँ से ब्लैक या क्यूरोसियो करंट गर्म जलधारा आगे बढ़ रही है और उसके ऊपरी क्षेत्रों से जो ठंडी जलधारा है वह नीचे क्षेत्रों में आ रही है। तो यहाँ पर दोनों जलधाराएं एक दूसरे से क्या कर रही हैं, मिल रही हैं, परंतु उन दोनों जलधाराओं का गुण एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से वह भिन्न अवस्था में है, इसलिए एक गर्म जलधारा है, एक ठंडी जलधारा है। तो जब एक ठंडी जलधारा एक दूसरे से मिलती है तो इस क्षेत्र में क्या होता है, इस क्षेत्र में 2 फिनोमेना घटित होते हैं, 2 घटनाएं इस क्षेत्र में घटित होती हैं। पहली, इस क्षेत्र में फॉग बनता है और दूसरी, इस क्षेत्र में फिशिंग के लिए यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर फिशिंग अच्छी अवस्था में पाया जाता है। क्या कारण है यहाँ पर फॉग क्यों बना है,
यह प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न होता है। और फिशिंग की कंडीशन यहाँ पर मछली पालन बहुत बहुतायत अवस्था में होता है, इसका क्या कारण है? तो जब यह गर्म करंट या गर्म ब्लैक क्यूरोसियो करंट और यह क्यूराइल या फिर ओरासियो ठंडी करंट जब दोनों अपने अपने क्षेत्र से आगे बढ़ती हैं, तो यह इस क्षेत्र का जल यहाँ से आगे बढ़ता है तो अपने साथ में जो भी फूड होता है, जो भी इस क्षेत्र में जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, अपने क्षेत्र अपने साथ में बहाकर इस क्षेत्र में लाती है। और इसी प्रकार से ओरिसियो करंट भी ठंडे क्षेत्रों से जो फूड है या फिर जिसे हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन इस क्षेत्र में लाती है। तो इस प्रकार से जहाँ फाइटोप्लैंक्टन का क्षेत्र है, यहाँ पर फूड या भोजन बहुत आयत में इकट्ठा हो जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जहां पर फाइटोप्लैंक्टन होता है वहां पर जू प्लैंक्टन अपने आप विकसित हो जाते हैं। तो जैसा कि यदि एक कॉन्टिनेंटल क्षेत्र है जहां पर खेती अच्छी अवस्था में होती है, वहां पर मानव निवास करता है। उसी प्रकार से जो मछली पालन मछलियों के लिए यदि जहां पर भोजन उपलब्ध होगा, उसी क्षेत्र में मछलियां बहुत आयत में उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार से यह जो दोनों जलधाराएं अपने साथ में जो भोजन लाती हैं और इसके साथ में एक न्यूट्रल की दृष्टि जो संसाधनों की दृष्टि से, जो भोजन की दृष्टि से एक उच्च पोषण वाला एरिया बन जाता है। इसलिए यहाँ पर मछलियाँ बहुत अच्छी अवस्था में उत्पन्न होती हैं। मछलियों के लिए यदि आप मछलियों के मानचित्र को दर्शाने का प्रयास करेंगे कि मछलियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं विश्व में, तो यह जापान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र मैरियाना ट्रेंच के एरिया में यह प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर मछली पालन बहुत आयात में किया जाता है। तो इसलिए जापान एक ऐसा देश है जिसकी जो अर्थव्यवस्था है वह प्रमुख रूप से मछली पालन के लिए, यहाँ के लोग भोजन के लिए मछली पर निर्भर करते हैं। क्योंकि यह जो क्षेत्र है यह मैरियाना ट्रेंच का एरिया है, यहाँ पर गहराई अधिक होती है, उसके बावजूद भी जापानी लोग इतने निपुण होते हैं, इतने कुशल होते हैं कि किसी भी क्षेत्र से मछली पालन करने में सक्षम होते हैं, उनके पास इतनी तकनीक होती है। तो इसने इतने गहरे मैरियाना ट्रेंच के वाली एरिया में भी वह मछली पालन वहाँ के मछुआरे कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर पहली घटना घटी फिशिंग की। दूसरी घटना घटी फॉग क्यों उत्पन्न हुआ? फॉग यानी कोहरा। ठीक, कोहरा या धुंध वह क्यों उत्पन्न हुआ, उसका कारण यह है। इसको हम यहाँ पर दर्शाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से फॉग की कंडीशन उत्पन्न होती है और क्यों उत्पन्न होती है। तो मान के चलिए यहाँ पर हमने बात की, यहाँ पर एक ठंडी जलधारा है, एक गर्म जलधारा है। ठीक, तो यहाँ पर जो ठंडी जलधारा है वह कौन सी जलधारा है? ठंडी जलधारा ओरासियो या क्यूराइल करंट। ठीक, और यहाँ पर एक गर्म जलधारा है जिसे हमने कहा क्यूरोसियो या फिर इसे हमने ब्लैंक करंट का नाम देने का प्रयास किया। तो मान के चलिए समुद्री क्षेत्र है, यहाँ पर जल भरा हुआ है। तो एक ठंडी जलधारा क्या करती है, और नीचे सबमर्ज हो जाती है। जो ठंडा जल होता है, जो ठंडी जलधारा होती है, और नीचे दब जाती है। और गर्म जलधारा है, जो गर्म जल है वह ऊपर उठ जाता है। यानी जो सतह है, जो सतह है, समुद्री जल है, उससे इस क्षेत्र में क्या होती है? ठंडी जलधारा, और ऊपरी क्षेत्र में क्या होती है? गर्म जलधारा। ठीक, तो इससे क्या होगा, जो हमने जैसा कि एटमॉस्फेयर में पढ़ा है कि यदि आप वायुमंडल में एक किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, 1 किलोमीटर की ऊंचाई से वायुमंडली एक सतह से, यदि आप धरातल की सतह से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में जाएंगे तो तापमान में 6 डिग्री की तापमान में कमी होती है। 6 डिग्री की तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। परंतु यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर तो इस सतह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समुद्री जलधाराओं के बारे में, ओशियन करंट के बारे में। तो जैसा कि आप इससे परिचित होंगे कि हमारा जो समुद्री जल है वह स्थिर अवस्था में नहीं पाया जाता है। समुद्री जल में प्रवाह होता है, समुद्री जल में गतियां होती है। वह गतियां किन्हीं वजह से हो, परंतु समुद्री जल स्थिर अवस्था में नहीं होता है। चाहे उसका कण वेव हो यानी तरंग के कण जो समुद्री जल है उसमें गति होती है। उसके अलावा चाहे उसका कण टाइड यानी ज्वार या भाटे हो, तो ज्वार और भाटा जब आता है तो उसके परिणाम जल जो समुद्र का जल होता है वह गतिमान अवस्था में हो जाता है। इसके अलावा इसका एक कारण होता है सुनामी। तो सुनामी के कारण भी जल है अपनी स्थिरता खो देता है, उसका अपनी स्थिरता को भंग कर देता है। और सुनामी के कारण बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, सी लेवल में क्या होता है? चेंज होता है। इसी के साथ समुद्री जल में जो स्थिरता को भंग करने का एक प्रमुख कारक है उसे हम कहते हैं ओशियन करंट। तो ओशियन करंट के माध्यम से भी जल है वह प्रवाह अवस्था में, जल एक गतिमान अवस्था में आगे बढ़ता है। तो हमारे सामने जो टॉपिक है, हमारा आज का टॉपिक है वह है ओशियन करंट या समुद्री जलधाराएं। जो महासागरीय जलधाराएं होती हैं वह क्यों उत्पन्न होती हैं, वह सबसे पहले हम यह समझेंगे कि समुद्री जो महासागरीय जलधारा क्या है। तो जैसा कि एक महाद्वीपीय क्षेत्र है और महाद्वीपीय क्षेत्र से एक नदी प्रवाहित हो रही है, तो नदी जिस महाद्वीपीय क्षेत्र से प्रवाहित होगी उसकी एक निश्चित दिशा होगी। नदी की एक निश्चित दिशा होती है, एक निश्चित वेलोसिटी होती है, एक निश्चित क्षेत्र होता है, और उसी दिशा में वह नदी आगे बढ़ती जाती है।
उसी प्रकार से महासागरीय क्षेत्र में जल एक निश्चित दिशा में जाता है, एक निश्चित वेलोसिटी के साथ, एक निश्चित आयतन के साथ जब वो आगे बढ़ता है तो इसे हम कहते हैं महासागरीय करंट। महासागरीय करंट प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती है, एक होती है कोल्ड करंट, एक होती है वार्म करंट। कोल्ड करंट और वार्म करंट दो प्रकार की जो करंट होती हैं। तो हम सबसे पहले हम समझ लें आखिर यह करंट क्यों उत्पन्न होती है, क्या कारण है करंटों के उत्पन्न होने का। तो चलिए इसको हम चित्र के माध्यम से इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से यह जो महासागरीय करंट है वह उत्पन्न होती है। मान के चलिए हमारी यह पृथ्वी है, ठीक। तो यह पृथ्वी यह इक्वेटर वाला रीजन है, इसे 0 डिग्री, ठीक। तो इससे यह हमारा 0 डिग्री या भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। तो जो महासागरीय करंट है या तो यह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आगे बढ़ेंगी, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, तो इसे हम कहते हैं गर्म करंट, यानी जो गर्म जलधाराएं हैं या वार्म ओशियन करंट हम इसे कहते हैं, क्योंकि यह जो जलधाराएं हैं यह जलधाराएं जो कि भूमध्य रेखा से यानी गर्म क्षेत्र से इस ध्रुव के क्षेत्र यानी पोलर के रीजन में गर्म ठंडे क्षेत्र में जा रही हैं, इसलिए ये यहाँ के क्षेत्र को या भूमध्य रेखीय जल को इस ध्रुवीय क्षेत्र में ले जाने का कार्य करती हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं गर्म जलधाराएं। इसके विपरीत इस क्षेत्र में क्या करते, इसे हम कहते हैं यह जो जलधारा है यह ठंडे क्षेत्रों के जल को इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ला रही है, तो इस प्रकार से हम कहते हैं ठंडी जलधारा, क्योंकि यह ठंडे क्षेत्रों से यह आर्कटिक रीजन से आर्कटिक क्षेत्र से भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जा रही है और अपने साथ में एक जो जल है आर्कटिक क्षेत्र का जो ठंडा जल है अपने साथ में इस क्षेत्र में भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ला रही है। तो इस प्रकार से दो प्रकार की जलधाराएं होती हैं, एक ठंडी जलधाराएं होती हैं, एक गर्म जलधाराएं होती हैं। तो चलिए हम समझते हैं यह जलधाराएं उत्पन्न क्यों होती है, क्या कारण है उनकी उत्पन्न होने का। तो सबसे पहला कारण है पृथ्वी की गति, यानी पृथ्वी की रोटेशन जो गति है उसके कारण यह जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी की, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा की ओर गति करती है, पश्चिम से पूरब दिशा की ओर, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर दो प्रकार की गतियां करती है। जो पहली प्रमुख गति है उसे हम कहते हैं घूर्णन गति, और दूसरी प्रमुख गति होती है उसे हम कहते हैं परिक्रमण गति। तो जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब दिशा की ओर गति करती है। तो जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा की ओर आगे बढ़ती है तो जल जो महासागरीय जल होता है वह उसके साथ में आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसलिए यह जो समुद्री जलधाराएं हैं, समुद्री ओशनिक करंट है वह उत्पन्न हो जाती है। यदि हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझना चाहें तो हम यदि बात करें तो मेरे पास यदि दो पेन है, यह जो पेन है यह कैप वाला जो नीले का पेन है यह मान के चलिए पृथ्वी है, यह जो पृथ्वी है, और इसके यह जो ब्लैक पेन है यह मान के चलिए जल है। तो जो पृथ्वी पर जल इस प्रकार से स्थिर है, परंतु मान के चलिए जो पृथ्वी क्या कर रही है, पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। तो इसके परिणामस्वरूप क्या होगा, जो पृथ्वी है नीला पेन है और इस दिशा से पश्चिम से आगे पूरब की ओर आगे बढ़ जाएगा घूर्णन करते हुए। परंतु जो जल है, जल गुरुत्वाकर्षण कारण उसी स्थान पर बंधा हुआ है, तो इस प्रकार से जल पीछे छूटता जा रहा है और जो पृथ्वी है वह आगे घूर्णन करती जा रही है। तो इसके कारण क्या होता है, जो रोटेशन के कारण जो समुद्री जो जल है वह एक निश्चित दिशा में इस दिशा में क्या कर रहा है, जो घूर्णन है इस दिशा में हो रहा है, इसलिए यह जो जलधारा है वह उत्पन्न हो रही है। ठीक, इसका दूसरा कारण है हवाएं। हवाएं प्रमुख रूप से सबसे प्रमुख कारण है। यदि आपसे पूछा जाए कि जो ओशियन करंट है, जो समुद्री जलधाराएं हैं, उनके उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है, तो दूसरा प्रमुख कारण या सबसे प्रमुख कारण कहते उसे हम कहते हैं विंड के कारण, हवाओं के प्रभाव के कारण क्या होती हैं, समुद्री जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। हवाओं के प्रभाव के कारण, मान के चलिए कैसे हवा के प्रभाव के कारण यह समुद्री जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। यदि मान के चलिए यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र है, ठीक, तो इस क्षेत्र में क्या मान के चलिए इस क्षेत्र में जल भरा हुआ है, ठीक, तो जल भरा हुआ है और जब हवाएं इस महासागरीय जलीय क्षेत्र से निकलेंगी, जब आगे बढ़ेंगी तो हवा अपने साथ में इस जलीय क्षेत्र से जब निकलती हैं तो उसके साथ घर्षण करती हैं और उसके साथ फ्रिक्शन करती हैं, और जब हवा का जल के साथ फ्रिक्शन होता है तो हवा की दिशा में जो जल है वह गति करने लगता है, एक ग्रेटर वेलोसिटी में, एक निश्चित दिशा में, हवा की दिशा में गति करने लगता है वह जल। तो इसलिए इसे हम कहते हैं जलधाराएं। ठीक, तो हवा का प्रभाव इन पर प्रमुख रूप से होता है। ठीक, इसलिए यह जलधाराएं हवा के प्रभाव के परिणाम से, विंड के प्रभाव के परिणाम से उत्पन्न होती हैं। इसका तीसरा प्रमुख कारण है वह है टेम्परेचर।
ठीक, तो टेम्परेचर के मतलब टेम्परेचर के परिणाम स्वरूप भी यह जो जो तापमान है, तापमान में पृथ्वी पर भिन्नता पाई जाती है। हम जानते हैं पृथ्वी पर सर्वत्र क्षेत्र में एक समान तापमान नहीं पाया जाता है। और पृथ्वी क्या करती है, प्रकृति क्या करती है, अपने आप को संतुलित करने का प्रयास कर रही है। पृथ्वी अपने आप को संतुलित रखती है, एक बैलेंस स्टेट में रखती है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, मान के चलिए यह जो इक्वेटर का जो ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पर तापमान जो चूंकि माइनस में होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रमुख रूप से बर्फ जमी रहती है और यहाँ का जो तापमान है वह करीब भूमध्य रेखा की तापमान करीब 30 डिग्री के आसपास होता है। और यह जो क्षेत्र है यह कर्क रेखा का क्षेत्र है, यहाँ पर तापमान करीब 40 से 45 डिग्री के आसपास, यानी सर्वाधिक तापमान इस कर्क रेखा के क्षेत्र में होता है। तो जो समुद्री जलधारा है इसमें जो तापमान की भिन्नता है, यहाँ पर तापमान कुछ और है, यहाँ पर तापमान कुछ और है। तो जो समुद्री जलधारा है इस गर्म क्षेत्र के जल को इस ठंडे क्षेत्र में प्रभावित करती हैं, क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक है और यहाँ पर तापमान कम है। उसी प्रकार से इस ठंडे जल को इस गर्म क्षेत्र में प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार से तापमान में भिन्नता होने के परिणामस्वरूप यह जो समुद्री जलधारा है वह आगे बढ़ती हैं, वह उत्पन्न होती हैं। उसका एक तापमान में भिन्नता होना एक प्रमुख कारण है। ठीक, तो इस प्रकार हमने चर्चा की कि कौन कौन से प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से जो समुद्री जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा भी कई कारण हैं, परंतु उसे हम आगे देखेंगे। परंतु इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में। प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं उत्पन्न होती हैं, इस वीडियो में हम उनकी चर्चा करने वाले हैं कि प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। तो आप मानचित्र पर जो चित्र बना है उस पर प्रशांत महासागर की स्थिति को देख पा रहे होंगे, प्रशांत महासागर को संपूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। तो यह जो प्रशांत महासागर का रीजन है, यानी प्रशांत महासागर जो कि विश्व का सबसे बड़ा वाटर बॉडी है, यानी प्रशांत महासागर का जल सबसे बड़ा एरिया यदि कोई महासागर है तो प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर जो प्राचीन जो वैगनर की थ्योरी है उसमें पैंथालासा का जो बचा हुआ हिस्सा है वह प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर का जो प्रशांत महासागर का जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर रूस, यहाँ पर चीन, यहाँ पर भारतीय क्षेत्र, या इंडोनेशियाई देश है, या ऑस्ट्रेलिया है, या न्यूजीलैंड है। तो इस प्रकार से प्रशांत महासागर की यह स्थिति है। इसमें कौन कौन सी जलधाराएं उत्पन्न होती हैं उसको समझना एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस जलधाराओं के सहारे ही जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां समुद्री जल में होती हैं, जो ओशियन करंट बहती हैं वह किस प्रकार से आगे बढ़ती हैं। तो मैंने इस लाल पेन से इस गर्म जलधारा को प्रभावित दिशा को दर्शाने का प्रयास किया है, और नीले पेन से मैं जो कोल्ड करंट है उसको दर्शाने का प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार से दो प्रकार की करंट होती हैं, दो प्रकार की जलधाराएं होती हैं, एक ठंडी जलधाराएं, एक गर्म जलधाराएं। जो गर्म जलधाराएं हैं वह मैं लाल पेन से इंगित करूंगा, और जो ठंडी जलधारा है उसे नीले पेन से इंगित करने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट हो जाए या क्लैरिफाई हो जाए कि कौन सी जलधारा किस प्रकार से आगे बढ़ती है। तो सबसे पहली जो जलधारा उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं नॉर्थ पैसिफिक करंट। नॉर्थ पैसिफिक करंट, ठीक। तो उत्तरी प्रशांत महासागरी जो जलधारा है वह है पश्चिमी क्षेत्र से, प्रशांत महासागर के जो पूर्वी क्षेत्र है, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी क्षेत्र, यानी प्रशांत महासागर का पूर्वी क्षेत्र से उत्पन्न होती है और यह पश्चिमी क्षेत्र की ओर आगे बढ़ती है। जो नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, इसे हम कहते हैं नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, इसे कहते हैं नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली ओशन करंट के बारे में। अभी तक हमने केवल उत्तरी प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली जो महासागरीय जलधाराएं हैं उनके संबंध में अध्ययन किया। अब हम दक्षिणी प्रशांत महासागर की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया था यह साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट है, यह जो कि पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर गति कर रही है, साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, यानी दक्षिण प्रशांत महासागरीय जो भूमध्य रेखा की करंट है। यह जब इस इंडोनेशियाई जो देश है, जो टापू हैं, जो आइसलैंड है, इनसे टकराती है तो दक्षिण एक हिस्सा इसका दक्षिण में चला जाता है, जिसे हम कहते हैं ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के नाम से जानते हैं। चूंकि यह जो करंट होती है यह एक वार्म करंट है, एक गर्म करंट है, और इसके निचले भाग से यहाँ से जब यह करंट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक राइज है, तस्मान, यहाँ पर इसे हम कहते हैं तस्मान सागर। यहाँ पर एक देश, यहाँ पर टापू वाला देश है, इसे हम कहते हैं तस्मानिया, ठीक। तस्मान, इसे हम कहते हैं तस्मान क्षेत्र, तस्मान सी। इस संपूर्ण क्षेत्र को हम तस्मान सी के नाम से जानते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में है और न्यूजीलैंड के दक्षिण पश्चिम में
दक्षिण पश्चिम में विद्यमान है। तो यहाँ पर एक करंट उत्पन्न होती है जो कि एक कोल्ड करंट उत्पन्न होती है, जैसे हम कहते हैं वो यहाँ से निकलती है, इसे हम कहते हैं सरकम अंटार्कटिक ओशन करंट। ठीक, सरकम अंटार्कटिक ओशन करंट, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसे हम कहते हैं सरकम अंटार्कटिक ओशन करंट। ठीक, तो यह जो अंटार्कटिका, यहाँ पर एक वाटर बॉडी है, इसे हम कहते हैं एक महाद्वीप है, जिसे हम कहते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि दक्षिणी ध्रुव के पास में, आप उसे जानते हैं। तो अंटार्कटिका महाद्वीपीय क्षेत्र से यह जो करंट निकलती है, यह ठंडी वार्म करंट, यह कोल्ड करंट होती है। तो इसे हमने नीले के पेन से दर्शाने का प्रयास किया है। तो यह इस तरफ से यहाँ बढ़ती है, तो यह ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, और यह जो कि साउथ, यह सरकम अंटार्कटिक करंट से जब यह दोनों करंट एक दूसरे से मिलती हैं, दोनों का नेचर कैसा होता है, एक दूसरे से विपरीत होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है। तो यहाँ पर वही कंडीशन उत्पन्न होती हैं जैसा कि हमने यहाँ इस क्षेत्र में चर्चा की थी, यानी इस क्षेत्र में फॉग कंडीशन उत्पन्न होगी। इस क्षेत्र में यह भी क्षेत्र भी फिशिंग के दृष्टिकोण से एक उचित, यह एक फिशिंग या मछली पालन के दृष्टिकोण से यह एक अच्छा एरिया, उपयुक्त एरिया होगा। इसके पश्चात यह जो अंटार्कटिका करंट है, यह सरकम अंटार्कटिका करंट है, और इस दिशा में आगे बढ़ जाती है, यह इस दिशा में आगे बढ़ जाती है। और जब इस दिशा में आगे बढ़ती है तो इस क्षेत्र से, इस जो दक्षिणी अमेरिकी जो भू क्षेत्र है, इससे जब टकराती है, जो यह जो करंट है इससे टकरा कर यह ऊपरी क्षेत्रों में आगे बढ़ जाती है। इससे यह टकरा कर इस तट के सहारे, इस दक्षिणी अमेरिकी जो यहाँ देश हैं उनके सहारे ये आगे बढ़ जाती है। ये कोल्ड करंट होती है, और इस करंट को हम नाम देते हैं, जब यह आगे बढ़ती है तो इसे हम नाम देते हैं पेरू करंट। इसे हम पेरू करंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण अमेरिका का एक देश है पेरू देश, उसके नाम पर इसे, दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के नाम पर इसे हम पेरू कोल्ड करंट के नाम से जानते हैं, ठंडी करंट होती है। या फिर इसे हम हमबोल्ट, क्योंकि इसको हमबोल्ट के द्वारा खोजा गया था, इसलिए इसे या तो हम पेरू करंट कहते हैं या फिर हमबोल्ट करंट कहते हैं। तो इस प्रकार से यह पेरू करंट या हमबोल्ट करंट है, वह पुनः इसी से मिल जाती है और पुनः एक चक्र पुनः शुरू हो जाता है। इसे हम कहते हैं यह एक गायर शुरू हो गया है, इसे हम गायर पुनः एक गायर शुरू हो गया है। तो यह भी एक प्रकार का गायर बन गया है, परंतु यह गायर एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस प्रकार से जो इसे हम कहेंगे जो एंटी क्लॉकवाइज गायर है, इसे हम कहते हैं साउथ पैसिफिक ओशन, जो एंटी क्लॉकवाइज गायर। ठीक, इसे हम ट्रॉपिकल गायर के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह ट्रॉपिकल क्षेत्र में बना हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक गायर बना है, परंतु इस उत्तरी प्रशांत महासागर में यहाँ पर दो गायर उत्पन्न हो गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो जनरल पैमाना है, जनरल स्थिति है, मानक है कि उत्तरी महासागरों में, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में दो गायर होती हैं, और दक्षिणी भाग में भूमध्य रेखा के दक्षिण में केवल एक ही गायर होता है। यह जो छोटा सा गायर है, यह इस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, इस दक्षिणी प्रशांत महासागर में नहीं पाया जाता है। यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर में सब पोलर गायर, यह सब पोलर गायर है, यानी ध्रुव के निकट है, इसलिए इसे सब पोलर गायर कहते हैं। यह जो कि एंटी क्लॉकवाइज होता है, परंतु इस क्षेत्र में सब पोलर गायर नहीं पाया जाता है। यह है इस क्षेत्र की, इस दक्षिणी प्रदेश की, या फिर हम कहें भूमध्य रेखा के दक्षिण में केवल एक ही गायर पाया जाता है, यह इसकी विशेषता है। तो इस प्रकार से हमने संपूर्ण रूप से इस प्रशांत महासागर में कौन कौन सी करंट पाई जाती हैं उनके संबंध में चर्चा की, आपको बताने का प्रयास किया कि जो प्रमुख रूप से प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में कौन कौन सी करंट पाई जाती हैं। इसका एक प्रभाव और है, पेरू करंट का प्रभाव यह पड़ता है कि यहाँ पर एक आटाकामा मरुस्थल है, इस क्षेत्र में आटाकामा मरुस्थल है। तो आटाकामा मरुस्थल इस पेरू करंट के परिणाम स्वरूप है, क्योंकि यह एक ठंडी करंट है, और ठंडी करंट जहाँ जाती है वहाँ पर जो टेम्परेचर है, उस क्षेत्र के टेम्परेचर को क्या कर देती है, कम कर देती है, उस क्षेत्र के टेम्परेचर को लो कर देती हैं। इसके परिणाम स्वरूप जब टेम्परेचर लो हो जाएगा, ठंडी करंट वहाँ पर जा रही है, तो इसके परिणाम स्वरूप वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, और वाष्पीकरण नहीं होता है तो इवेपोरेशन नहीं होता है। तो इसके कारण जो प्रेसिपिटेशन है या फिर वर्षा उस क्षेत्र में नहीं होती है, इसलिए इस क्षेत्र में वर्षा भी नहीं होती, क्योंकि वाष्पीकरण नहीं होता तो वर्षा नहीं होगी। इसलिए यह क्षेत्र एक मरुस्थलीय क्षेत्र रह जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में आटाकामा मरुस्थल पाए जाने का यही कारण है। इसके अलावा यह एक यहाँ पर यह कैलिफोर्निया करंट है, और कैलिफोर्निया करंट में उत्तरी जो अमेरिका है, तो यहाँ पर भी एक मरुस्थल पाया जाता है, और इसे हम मरुस्थल को सोनोरस मरुस्थल के नाम से जानते हैं।
तो यह सोनोरस मरुस्थल है। इसके पाए जाने का कारण यही है क्योंकि कैलिफोर्निया करंट है, यह ठंडी करंट होती है, यह एक कोल्ड करंट होती है। इसके परिणामस्वरूप क्या होता है, यहाँ यह क्षेत्र ठंडा ठंडा बना रहता है, यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है और बाष्पीकरण नहीं हो पाता है, यहाँ पर तापमान कम होता है, इसलिए बाष्पीकरण न पानी के परिणामस्वरूप यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ पर एक मरुस्थल का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं सोनोरस मरुस्थल। और इसके दक्षिणी में यहाँ पर हम्बोल्ट या पेरू करंट के जो पूर्वी भाग है, तो इस यहाँ भी एक प्रकार का आटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र के सहारे, इस पैसिफिक ओशन में जो हमने करंट पढ़ी हैं, उनके सहारे हम कहाँ कौन से क्षेत्र में मछलियां पाई जाती हैं, कौन से क्षेत्र में फॉग को कोहरा उत्पन्न होगा, कहाँ कौन से मरुस्थल पाए जाएंगे, इसकी व्याख्या हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि जो अलास्का यह क्षेत्र है, इसकी जनसंख्या कहाँ पर निवास कर रही होगी। तो निश्चित ही यह गर्म करंट के सहारे निवास करती है, क्योंकि यह गर्म करंट के सहारे यहाँ पर जो तापमान है कम होता है। तो इसके सहारे हम यह भी पता लगा सकते हैं और इसके सहारे हम यह भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि करंट यानी जो समुद्री जल है उसका बहाव किस प्रकार से है, और जो नौवाहन है यानी नौकायान है, जो हमारी नेविगेशन प्रणाली है, इसमें भी इन करंटों का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जो जहाज जाते हैं, मान चलिए इस एक जहाज है और इस क्षेत्र से इस जापान एरिया में जाना चाहता है, तो करंट के सहारे यह जो करंट है, जो जलधाराएं उत्पन्न हो रही हैं, उन जलधाराओं के सहारे आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से उस नेविगेशन प्रणाली में और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की हमें पैसिफिक ओशन को समझने में, पैसिफिक ओशन में जो समुद्री गतिविधियां हो रही हैं उनको समझने में, यह पर जो समुद्री जलधाराएं होती हैं, जो ओशनिक करंट होती हैं, उनका अपना महत्व होता है। तो आज हमने इसकी बात की, संपूर्ण रूप से पैसिफिक ओशन के करंट की को लेकर बात की, इनकी जलधाराओं के लेकर बात की। अब अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक और शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।